चलिए पुनः एक बार आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ शिक्षा दर्शन GKGS चैनल पर। जैसा कि जानते हैं कि खास करके मैं बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो उनको बताना चाहूँगा अभी SSC GD के लिए 24,000 के आसपास वैकेंसी आया है। फिर RPF कांस्टेबल आने वाला है, RPF सब इंस्पेक्टर भी आने वाला है। बिहार दरोगा के लिए अभी 3500 के आसपास वैकेंसी आने वाली है और 42,000 के आसपास बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसका बिल्कुल लाभ उठाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और अब छठ पर्व भी समाप्त हो चुका है, अब अपने आप को कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट तभी संभव है जब अपने आप को कंटिन्यू कीजिएगा, रूटीन में लाइएगा। चलिए हम भी अब से आपके साथ रूटीन में बंधे रहेंगे, करंट अफेयर्स भी लेकर आएंगे और साइंस का भी एक एक टॉपिक आपके बीच में लेकर आऊँगा। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपके बीच जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। जैसे देखते हैं दूरी मापने के लिए कई इकाइयाँ होती हैं। दूरी मापने के लिए देखते हैं कई इकाई, फीट, सेंटीमीटर, मीटर। जैसे दूरी मापने के लिए कई इकाई होती है, उसी प्रकार से तापमान टेम्परेचर को मापने के लिए भी यहाँ पर कई इकाइयाँ हैं। देख सकते हैं सेल्सियस, इसी को कहीं कहीं सेंटीग्रेड लिखता है, तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों एक ही है, सेल्सियस। उसके बाद फ़ारेनहाइट, इसमें भी तापमान को मापा जाता है, रोमर में भी तापमान को मापा जाता है और केल्विन में भी तापमान को मापा जाता है। तो तापमान को मापने के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इस चार्ट में आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है हिमांक, क्वथनांक और अंतर। तो पहले देखते हैं हिमांक क्या है। जिस ताप पर, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, जिस ताप पर बर्फ जम जाए उसे हिमांक कहते हैं। हिमांक मतलब जिस ताप पर बर्फ जम जाए उसे हिमांक कहते हैं। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को जमने के लिए, बर्फ जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट में आप देख सकते हैं 32 डिग्री पर बर्फ जमता है। इसी प्रकार से रोमर में भी 0 डिग्री है और केल्विन में 273 पर बर्फ जमता है। इसी प्रकार से क्वथनांक देखिए, तो हिमांक समझ में आ गया। हिमांक का मतलब क्या है? जिस पर बर्फ जमे। क्वथनांक क्या है? जिस तापमान पर पानी खौलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस तापमान पर पानी खौलने लगे, आप देख सकते हैं सेल्सियस में 100 डिग्री पर पानी खौलने लगता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पर, इसी प्रकार से रोमर में 80 पर, केल्विन में 373 पर। और यहाँ क्या है? यहाँ अंतर दिखाया गया है, हिमांक और क्वथनांक का अंतर 100। यहाँ फ़ारेनहाइट में क्वथनांक हिमांक का अंतर 180, तो यहाँ अंतर दिखाया गया है चार्ट में। अब देखिए तापमान में आप प्रायः देखेंगे छोटा छोटा क्वेश्चन होता है और बहुत परेशान कर देता है। आप इस चार्ट को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका तापमान हो सकता है 0 डिग्री C, 37 डिग्री C, 98 डिग्री C, कोई नहीं। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, वो 98 डिग्री C लगा लेते हैं। अब थोड़ा सा आप विचार कीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है चार्ट में सेल्सियस में, देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए सेल्सियस में दे रहा है। और सेल्सियस में आप देखिए पानी कितना पर खौलता है, 100 पर पानी खौलता है, यानी क्वथनांक के लिए 100 डिग्री है। तो 98 डिग्री किसी व्यक्ति का तापमान हो जाए, मतलब ऐसे तसला छुएगा और चावल बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो 98 डिग्री देखकर ही बताया जा सकता है। तो एक व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री C होता है।
इसको कैसे आप निकाल सकते हैं यह भी आगे बताऊंगा। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे गर्म कौन है? सिंपल सा है, 1 डिग्री सी, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री केल्विन। अब इसमें सबसे गर्म कौन है विचार कर सकते हैं आप यहां देखकर। देखिए अब 1 डिग्री केल्विन, अब देखिए 273 पर क्या होता है कि बर्फ जमता है। अब 273 पर बर्फ जमता है तो 273 से भी कितना अधिक, मतलब कम हुआ, तो 1 पर और ज्यादा बर्फ, ठीक है, मतलब ये बहुत ठंडा होगा, ठीक है। इसके बाद 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, बर्फ जमता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, और ज्यादा बर्फ, और ज्यादा एकदम ठोस बर्फ होगा, ठीक है। तो ये भी ठंडा, सबसे ठंडा ये, उसके बाद ये, और 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे गर्म कौन है, 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 पर बर्फ जमता है, उससे अधिक है 1 गर्म। और क्या कहते हैं कि ये ठंडा है और सबसे ठंडा ये है। तो आप आसानी से इस चार्ट से बता सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, किस तापमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? अब 0 डिग्री केल्विन, अब देखिए यहां पर आप देखते हैं 273 पर बर्फ जमता है। अब चर्चा है 0 डिग्री केल्विन, कोई ऐसा मशीन बना नहीं है कि इसको 273 से 0 तक ले जा सके, ठीक है। तो ये परम शून्य ताप, इसको क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन को। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, बस क्या होता है कंपटीशन के लिए, क्या होता है कि परिभाषा वगैरह रटना कोई मतलब नहीं है, परिभाषा मत याद कीजिए, करना क्या है कि उसको समझिए, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए एक का तापमान, 2 पात्र है अलग अलग A और B, ठीक है, इसमें देखेंगे जल भरा हुआ है। अब एक का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सी है और दूसरे का B का टेम्परेचर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, यहाँ सेल्सियस में है, ठीक है। तो क्वेश्चन यह है, एक का तापमान 20 डिग्री सी है, दूसरे का 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो किस में गेंद पहले तल तक जाएगा? इस गेंद को कहाँ जाना है, तल तक, किस में पहले जाएगा? अब विचार कीजिए 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब यहाँ देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, बर्फ जमता है, तो 20 डिग्री है और ज्यादा बर्फ, तो ये तो बर्फ है, इसमें गेंद कैसे अंदर जाएगा? तो बी में तो जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस वाले में, तो इसका ए हो जाएगा। ये क्या है, बस समझ बूझ पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग गलत कर देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जाम में देखेंगे कई बार पूछा जाता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, या रोमर में बदलने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, C/5 बराबर F-32/9, ये सब याद करते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। कोई भी स्केल, अब चाहे सेल्सियस लीजिए, फ़ारेनहाइट लीजिए, रोमर लीजिए, केल्विन लीजिए, कोई भी स्केल में देख सकते हैं स्केल घटे हिमांक बटे अंतर बराबर के। अब देखिए इसको देखिए, कोई भी स्केल जैसे सेल्सियस ले लिए C, घटे हिमांक, हिमांक कितना है 0, बटे अंतर, अंतर कितना है 100, बराबर। अब दूसरा स्केल लेंगे फ़ारेनहाइट, घटे हिमांक, हिमांक कितना है 32 डिग्री, F-32, ठीक है, और बटा अंतर कितना है 180, तो इसको लिख लीजिए 180, बराबर। बराबर R/80 बराबर के, केल्विन में ले लेंगे के -273 बटे अंतर कितना का है 100 का। अब देखिए इसको काट लीजिए,
20 से 20 पचे 100, 20 9 20 चौके और 20 पचे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला निकल कर आ गया C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 बराबर K माइनस 273/5। देखिए ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 बराबर K माइनस 273/5। तो इससे क्या होगा कि सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं। ठीक है, रोमर में चेंज कर सकते हैं, केल्विन में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये फार्मूला, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं इस फार्मूला पर आधारित, F माइनस 32/9 बराबर C/5। आप ध्यान देंगे कि प्रायः इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। 2-3 क्वेश्चन है जिसको आप देख लीजिए और इससे आपका समझबूझ क्लियर हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो इसका तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? अब इसको ज्ञात करना है। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं, F माइनस 32/9 बराबर C/5। अब F का मान आप रख दीजिए, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 98.6 घटे 32/9 बराबर, अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 9C बराबर 66.6 गुना 5। छियासठ 6 गुना 5 बटा 9 और 1 शून्य को उड़ा दीजिए, गुना 10, 5 गुना 10, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 37 डिग्री C। तो देखिए जब हमको पता हो, अब यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट में दे दिया, तो फ़ारेनहाइट के जगह F माइनस 32/, फ़ारेनहाइट के जगह यहाँ 98.6 बैठा दिए। अब इसमें से 32 घटाना है, घटा लीजिए 66.6। अब इसको गुना कर लीजिए, तो C बराबर 66.6 गुना 5/9, और ये एक दशमलव था, इसको उड़ाकर 10 तो काट लेंगे तो 37 डिग्री C प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट का मान पता था, सेल्सियस में ज्ञात कर लिए। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कितने तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, यानी C बराबर F, दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप x मान लीजिए, ठीक है, C के जगह पर x बैठाइए, x/5 बराबर, दोनों बराबर ही है तो इसको भी x लिख लीजिए, x माइनस 32/9। अब इसको गुना कीजिए, 9x बराबर 5x माइनस 160। अब देखिए 9x में से 5x इधर आएगा तो 9x माइनस 5x बराबर माइनस 160। इसको कर लीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4x बराबर माइनस 160, और x बराबर ज्ञात करेंगे तो माइनस 160/4, 4 चौक 16। तो इस प्रकार से हो गया माइनस 40 डिग्री।
अब देखिए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, यानी C बराबर F कर देना है, दोनों का मान समान, तो x मान लीजिए, C के जगह पर भी x बैठा दीजिए और F के जगह पर भी x बैठाइए, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो निकल कर आ जाएगा -40 डिग्री। तो -40 डिग्री बच्चे याद करते हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। एक और क्वेश्चन है जिसको देख लीजिए, कितने तापमान पर सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट का दोगुना होता है। अब देखिए फ़ारेनहाइट का दोगुना कौन है, सेल्सियस, यानी फ़ारेनहाइट x लीजिए तो सेल्सियस के जगह 2x बैठा लीजिए, ठीक है, कितने तापमान पर निकाल लेते हैं। C के जगह 2x रख दीजिए, 2x बटे 5 बराबर F के जगह पर x बैठा लीजिए, x माइनस 32 बटे 9। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 9 दूना 18x बराबर 5x घटे 160। अब देखिए इसको आप इधर ले आइए, 18x में से 5x घटाएंगे 13x बराबर -160। तो आप इसको निकालेंगे तो लगभग आपको आ जाएगा x बराबर 12.1। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं तापमान और सेल्सियस से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला आपका है F-32 बटे 9 बराबर C बटे 5, और इसी का प्राय इस्तेमाल होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। तो तापमान का ये सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे चरण में चलते हैं। चलिए टेम्परेचर में नेक्स्ट जो चीज़ हमको समझना है वो है आपका ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए ऊष्मीय प्रसार क्या है, तो जब आप किसी पदार्थ में ऊष्मा देते हैं, किसी पदार्थ में जब ऊष्मा देते हैं तो पदार्थ में क्या होता है, पदार्थों का फैलाव होता है, ठीक है। जब किसी पदार्थ में हम ऊष्मा देते हैं, एक छड़ ले लीजिए, उसको क्या कीजिए कि एक चूल्हे के पास रखिए, ठीक है। तो जब उसमें आप ऊष्मा देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फैलाव होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार ऊष्मा देने के बाद पदार्थ में जो फैलाव होता है उसे ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं। इसको अलग परिभाषा के तौर पर भी देख सकते हैं, ऊष्मा पाने से पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन समझते हैं, जैसे एक कप ले लिए, एक आपका कप है, ठीक है, एक कप है। अब इसमें जितना जल डाल दीजिए, मान लेते हैं कि पाव भर 250 ग्राम इसमें पानी आता है, तो इसका आयतन कितना हो गया, 250 ग्राम। तो आयतन मतलब कितना अटता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ऊष्मा पाने से पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। और दो पॉइंट देखिए, जब पदार्थ में ऊष्मा देंगे तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब पदार्थ में ऊष्मा देते हैं तो आयतन बढ़ता है, ठीक है। और ऊष्मा कम करेंगे तो आयतन घट जाएगा, यानी जल है, ठीक है। और किसी पात्र पर दीजिए, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाइए, 2 डिग्री से 8 डिग्री कीजिए, तो क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और 10 डिग्री से 2 डिग्री करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो फिर इसका आयतन घट जाएगा। याद रखना है, जब पदार्थ में ऊष्मा देंगे तो आयतन बढ़ेगा और ऊष्मा कम करेंगे तो आयतन फिर घटेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, यह है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। मतलब ऊष्मा देने से जब किसी पदार्थ में क्या होता है, ऊष्मा देने से लंबाई में वृद्धि हो रहा हो, किसी पदार्थ के लंबाई में वृद्धि हो रहा हो तो उसको बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। जैसे लोहा का छड़ लेंगे, ठीक है, उसमें ऊष्मा देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फैलाव होगा, ठीक है। तो ऊष्मा देने के बाद केवल लंबाई में वृद्धि हो रहा हो तो उसको बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। इसको अल्फा से सूचित करते हैं। दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक,
जब ऊष्मा देने के बाद लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो जाए तो उसको बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसे बीटा से सूचित करेंगे। हम लोग देखते हैं रेल की पटरी में प्रायः गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है कि उसका फैलाव होता है। यदि सटाकर छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, एक्सीडेंट करा देगा। तो ऊष्मा देने से लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रहा हो तो इसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे, बीटा से सूचित करते हैं। आयतन प्रसार गुणांक क्या है, जब हम ऊष्मा किसी पदार्थ में देते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में जब वृद्धि होता है तो उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अब इसमें देख सकते हैं अल्फा बटे 1 बराबर बीटा बटे 2 बराबर गामा बटे 3। अब इसमें इसका संबंध देख सकते हैं इस दोनों में, तो देख सकते हैं बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद नेक्स्ट कुछ टॉपिक है जिसको आपको समझना है, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चालन, संवहन, विकिरण। उसके बाद न्यूटन का शीतलन नियम। देखिए कंपटीशन में जो पूछा जाता है क्या परिभाषा है कोई मतलब नहीं है, उसको आप समझिए, कितना अच्छा उस पर सोचते हैं, उसी से क्वेश्चन बनता है। तो टेम्परेचर का नेक्स्ट टॉपिक जो है चालन, संवहन, विकिरण, अब इसको देखते हैं। आप प्रायः देखते होंगे कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि यदि टेम्परेचर, तापमान 2 डिग्री से 8 डिग्री कर दिया जाए तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। या कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर घटा दिया जाएगा तो फिर आयतन क्या होगा, या टेम्परेचर बढ़ाने पर घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो घनत्व और आयतन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन टेम्परेचर से पूछे जाते हैं। बीपीएससी में भी 9 प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एक देखिए, जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ऊपर का है यानी घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती है, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। जबकि घनत्व क्या है, आयतन का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, यानी घनत्व आयतन एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको ध्यान में रखिए, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा और आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। अब देखिए इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। केवल इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, इस ग्राफ को समझ लीजिए। ग्राफ में जिस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, अब इसमें देखिए नीचे टेम्परेचर, नीचे ताप को दिखाया गया है और इधर आयतन को। अब देखिए आप जानते हैं 4 डिग्री सी पर क्या होता है, पानी जमना प्रारंभ करता है 4 डिग्री सी पर। तो ये जो 4 डिग्री सी है मध्य में आप ले लीजिए और इसके बाद इस ग्राफ से देखिए क्वेश्चन बनाइए। यदि तापमान 5 डिग्री सी से 6 डिग्री सी करेंगे तो आयतन क्या होगा। अब देखिए 5 डिग्री से तो 4 डिग्री कहाँ है, बीचों बीच। अब इसमें तीर लगाइए, अब देखिए इसमें तीर लगाइए तो है 5 डिग्री। अब बताइए ये तीर इससे बड़ा है, यानी ये भाग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 डिग्री से यानी 5 डिग्री से कहाँ जाना है, 6 डिग्री सी पर। तो 5 से 6 पर ले जाते हैं, ये आपका आ गया 5 डिग्री सी और ये 6 डिग्री सी। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको आसानी से बता सकते हैं, 4 सेंटर में हो गया, 4 से आगे होगा 5, इससे आगे 6, इससे आगे 7। तो तापमान को, टेम्परेचर को 5 डिग्री सी से 6 डिग्री सी करना था। तो 5 से 6 ये क्या हुआ, बढ़ गया। तो आप आसानी से कहेंगे आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 डिग्री सी से 6 डिग्री सी कर दिया जाए, अब जब 3 डिग्री सी से, तो इसमें ले सकते हैं, देखिए 4 यहाँ है तो 3 पीछे होगा, ठीक है। 3 से कहाँ जाना है, 3 से जाना है 6 पर,
यानी तापमान को 3 डिग्री से 6 डिग्री तक बढ़ाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में आयतन क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा कि घटेगा, या घट जाएगा या बढ़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए 3 डिग्री से 4 डिग्री, अब 3 डिग्री से 4 डिग्री, तो 3 डिग्री यहाँ पर तीर लगाइए, ठीक है। अब यहाँ से 4 जाना है, यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 3 से यहाँ जा रहे हैं यानी घट रहा है, गौर कीजिए। 3 से 4 तक क्या होगा, 3 से 4 तक घटेगा, फिर जाना कहाँ तक है, 6 तक, 4 के बाद फिर क्या होगा, 6 तक, फिर बढ़ जाएगा, यानी 3 से 4 तक घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन में जहां क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि 3 डिग्री सी से 6 डिग्री सी करेंगे तो आयतन क्या होगा, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 से 6 करेंगे तो यहाँ पर आप तीर लगा दें, बड़ा तीर हो गया, और ये 4 तक, यहाँ तक घट रहा है 4 तक, और 4 के बाद 6 फिर ऊपर हो जाएगा ग्राफ में, तो फिर यहाँ से बढ़ रहा है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इस तरह से यू शेप में ग्राफ बनाइए, बीच में 4 डिग्री सी रख दीजिए। अब जहां से जहां कहेगा आप ग्राफ पर देखिए वो बड़ा है या छोटा है, तो इस प्रकार से आप आयतन को बता सकते हैं। अब आयतन क्या होता है, घनत्व का उल्टा होता है, तो आप देख सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस ग्राफ को आप पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, और यहां घनत्व ले आइए, फिर तापमान। अब देखिए यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तापमान को 4 डिग्री सी से 3 डिग्री सी करेंगे तो घनत्व क्या होगा, तापमान को कितना कर रहे हैं, 4 डिग्री सी से 3 डिग्री सी करेंगे, तो 4 से कहां ले रहे हैं, 3। अब देखिए 4 से 3 कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ये नीचे जा रहा है ग्राफ यानी घट रहा है, तो साफ साफ इसका आंसर हम कह सकते हैं कि घनत्व तो घट जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन को कर दें कि 2 डिग्री सी से तापमान को 5 डिग्री सी करेंगे तो घनत्व तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री सी, 2 से कितना करना है, 5, तो 2 से 4 तक जब हम चलेंगे तो क्या हो रहा है ग्राफ, तो इसमें कह सकते हैं बढ़ रहा है, घनत्व तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर 4 के बाद 5 तक हमको जाना है, तो 4 के बाद फिर कहाँ, नीचे जा रहा है 5 तक, तो फिर कहेंगे कि पहले बढ़ेगा और 4 के बाद फिर 5 तक जाएंगे, यानी नीचे ग्राफ जा रहा है तो घटेगा। तो इस ग्राफ से आयतन के लिए आप इस शेप में ग्राफ बनाएंगे और घनत्व के लिए इस शेप में, जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसको आसानी से आप इस ग्राफ पर हल कर सकते हैं, आयतन और घनत्व से रिलेटेड, कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मतलब तापमान में, टेम्परेचर में एक जो है चालन संवहन विकिरण। तो चालन संवहन विकिरण को समझिए। उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, यानी उष्मा जो प्रवाह करता है, उष्मा जो जाता है वो 3 प्रकार से, चालन विधि से, संवहन विधि से और विकिरण विधि से उष्मा। अब देखिए पदार्थ का कण बिना हस्तांतरित हुए उष्मा का संचारण कर देता है तो उसको चालन विधि कहते हैं। चालन विधि होता है ठोस में। अब लोहा का एक छड़ ले लीजिए, उसको क्या कीजिए, चूल्हे के पास रखिए और उसको आप गर्म कीजिए। तो जिस पदार्थ को आप गर्म करते हैं उस लोहे में कई छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो जहां पर उसको ताप मिल रहा है वहां क्या होगा, वहां क्या कहते हैं, वो कण पहले गर्म होगा, फिर क्या करेगा, वो दूसरे कण को गर्म करेगा, फिर दूसरा कण तीसरे कण को गर्म करेगा, फिर तीसरा चौथे को। आप इधर से हाथ पकड़ते हैं, इधर से जैसे ही लोहे के छड़ को पकड़ते हैं तो फिर आप में भी ट्रांसफर कर देगा कि थोड़ा उष्मा आप भी ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि पदार्थ का कण बिना हस्तांतरित हुए उष्मा का संचरण कर देता है, ये ठोस में होता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण ले लीजिए कि भोज खाने के लिए हम लोग बैठ गए और भोज में कैसे परसते हैं, एक व्यक्ति आया, आपको दे दिया, फिर अगले को दिया, फिर अगले को दिया, फिर अगले को दिया। भोज में कैसे होता है, आपके पत्ता पर पड़ा, फिर अगले के पत्तल पर, फिर अगले के पत्तल पर। तो इसी प्रकार से पदार्थ का कण, लोहा का जो छड़ है उसमें कई छोटे छोटे कण होते हैं,
तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते चले जाते हैं। और इस प्रकार से ऊष्मा संचरण की 3 विधियों में चालन सबसे पहला है। चालन में ठोस माध्यम होता है, जैसे लोहे का छड़। संवहन में क्या होता है, पदार्थ का कण हस्तांतरित होकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। आप गौर कीजिएगा, चूल्हे पर क्या कीजिए कि जल को रख दीजिए और उसको गर्म कीजिए। गर्म करेंगे तो जो पेंदी का नीचे का जल स्तर होगा, जो पेंदी वाला होगा, जो पहले गर्म होगा वो बुलबुले के माध्यम से ऊपर चला जाएगा, फिर जो ठंडा जल होगा पुनः नीचे जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वो जो ऊष्मा प्राप्त कर लेता है वो ऊपर चला जाता है, फिर जिसको ऊष्मा नहीं मिलता है फिर वो नीचे लेने के लिए आता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है, यानी पदार्थ में पदार्थ का कण हस्तांतरित होकर, यहाँ हस्तांतरित नहीं होता था, यहाँ हस्तांतरित होकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। तो ऊपर में जाते हैं ऊष्मा लेकर, बोलते हैं कि तुमको भी लेना है, दूसरे को, दूसरे कण को, नीचे जाओ, नीचे लो, नीचे फिर ऊष्मा लिया, फिर ऊपर जाए, ऊपर गया। तो ये देखते हैं कि जल में प्रायः देख सकते हैं तो द्रव और गैस में संवहन की क्रिया होती है। तो पदार्थ का कण हस्तांतरित होकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। तीसरा, विकिरण में कोई माध्यम नहीं होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चालन, संवहन और विकिरण। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है कई बार, गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए, अर्थात ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदलने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब आप क्या कीजिए, बर्फ का टुकड़ा है उसको क्या कीजिए कि गर्म करना शुरू कीजिए, और बर्फ के टुकड़े को आप गर्म करेंगे, यानी सिपाही लग गया उसमें, पूरा भिड़ गया मेहनत में गर्म करने के लिए। तो जैसे ही आप गर्म करते हैं उसके बाद आप 1 मिनट 2 मिनट के बाद उसको छूइए, आपका हाथ नहीं जलेगा। उसमें आप क्या कीजिए, एक थर्मामीटर डाल दीजिए जो धीरे धीरे बर्फ से पानी के रूप में बदल रहा है। तो थर्मामीटर डालेंगे तो उसमें 0 डिग्री ही दिखाएगा, ठीक है, 0 डिग्री का बर्फ। मतलब जब तक पूर्ण रूपेण वो जल नहीं बन जाता, यानी ठोस से द्रव में बदल नहीं जाता, और ठोस से द्रव में बदलने के बाद उसका टेम्परेचर 0 से फिर 1 2 3 4 ऐसे दिखाएगा। यानी 2-3 मिनट तक आप चाहे तो उसमें हाथ डालकर रख सकते हैं, आपका हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। तो थर्मामीटर देने के बाद 0 डिग्री ही दिखाएगा। वो पानी तो बन रहा है, उस अंदर का बल तो कम कर रहा है, सिपाही लगे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता, वही गुप्त ऊष्मा है। पानी में बदल रहा है लेकिन फिर भी 0 दिखा रहा है, वो जो अंदर का ऊष्मा है वही गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए, अर्थात ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसमें देखते हैं गुप्त ऊष्मा को L से सूचित किया जाता है, Q बराबर ml फार्मूला होता है, जहां Q क्या है, ऊष्मा, M क्या है, मास द्रव्यमान, और L क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो ये हो गया गुप्त ऊष्मा। इसके बाद एक टॉपिक जो सबसे लास्ट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, वो है न्यूटन का शीतलन नियम। तो आप देखिए न्यूटन का शीतलन नियम क्या है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होते हैं। अब इस परिभाषा को याद करने का कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन में कहीं परिभाषा नहीं पूछा जाता है, 9th और 10th में ये सब परिभाषा लिखना होता है, केवल इसको समझिए। तो न्यूटन महोदय पानी कैसे ठंडा होता है, गर्म होता है, उसका एक सिद्धांत दिए हैं न्यूटन महोदय, बोला जाता है न्यूटन का शीतलन नियम। यानी उसको सिंपल भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं, गर्म जल में वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी और ठंडे जल में वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होगी। उसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे ठंड का समय आ गया तो ठंड के समय में आप जाते हैं स्नान करने के लिए, तो पानी बहुत ठंडा रहता है, तो आपको लगेगा कि इतना ठंडा पानी है तो पानी थोड़ा गर्म करके उसको मिला देना चाहिए, तो फिर नॉर्मल लगेगा। तो आप जाते हैं एक पात्र में पानी गर्म करते हैं, तो इसमें आपका गर्म जल हो गया, पानी को गर्म कर लिए चूल्हे पर। अब इसको जा रहे हैं आप मिलाने के लिए, इसको इसमें मिलाने के लिए जा रहे हैं ठंडे जल में। अचानक से आपके मित्र आ जाते हैं और आपके मित्र बोलते हैं भाई 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हमसे बात कर लो, इमरजेंसी में है, उसके बाद तुम स्नान करना।
ऐसे कंडीशन में बताइए आप क्या करेंगे? क्या इस गर्म जल, जो इस पात्र में गर्म जल है, इसको ठंडे जल में मिलाकर बात करने के लिए जाएंगे 5 मिनट के लिए, या फिर इसको गर्म ही छोड़ देंगे बाद में मिलाएंगे? ऐसे कंडीशन में कई लोग क्या करते हैं कि इसको इसी पात्र में गर्म जल को छोड़ देते हैं, मिलाते नहीं हैं और प्रायः ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसको समझिए, न्यूटन महोदय क्या बोलते हैं। न्यूटन महोदय, इस परिभाषा पर मत जाइए, सिंपल शब्द में समझिए कि गर्म जल में वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी। इसमें जो वाष्पन होगा ये बहुत तेजी से होगा वाष्पन की क्रिया, और इसमें जो वाष्पन होगा वो बहुत स्लो होगा। तो गर्म जल में वाष्पन की क्रिया बहुत तेजी से होगी, तो गर्म जल बहुत जल्द ठंडा होगा। इसको आप मिला देते हैं तो क्या होगा, ठंडा जल में वाष्पन धीरे धीरे होगा, तो ये अधिक देर तक गर्म रह पाएगा। ठीक है, न्यूटन महोदय इसी चीज को बता कर गए। सिंपल शब्द में आप कह सकते हैं गर्म जल में वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी, ठंडे जल में धीरे धीरे होगी। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम यही है। तो टेम्परेचर में, तापमान चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि तापमान को बढ़ाया जाए, फिर आयतन क्या होगा, घनत्व क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जाए, चालन संवहन विकिरण से संबंधित प्रश्न, या गुप्त ऊष्मा से संबंधित प्रश्न, या न्यूटन के शीतलन नियम से। तो इस कॉन्सेप्ट पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आप बना पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।